नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन अभी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। अब आप कह सकते हैं कि अभी तो चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई, तो सीटों पर चर्चा क्यों? सीटों पर चर्चा बड़ी अहम हो जाती है, और खास हम बात कर रहे हैं सत्ताधारी गठबंधन की, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की हम ज्यादा बात करने वाले हैं। जेपी नड्डा जेडीयू के सर्वे सर्वा उनके अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, और हमने आपको सबसे पहले बताया था, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन ने आपको सबसे पहले बताया था कि सीटों पर तो चर्चा ही नहीं हुई। बहुत से प्लेटफॉर्म्स ने, चैनलों ने कहा कि नहीं, सीटों पर बात हो रही है, कोई बात नहीं हुई, और हमने आपको वजह भी बताई थी। अब सीटों पर बात क्यों अटकी हुई है, आज इसे हम खंगालेंगे। और दरअसल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए सीटों पर सहमति जरूरी नहीं है, चुनाव के बाद पोस्ट इलेक्शन सिनारियों की भी जमीन तैयार की जा रही है क्या सुकेश? इसीलिए अभी वक्त लग रहा है, अभी सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है, बातचीत ही नहीं शुरू हुई है ढंग से। नहीं, सुनने में अजीब सा लग सकता है दर्शकों को कि गठबंधन है, एक एनडीए अलायंस है, और हम बात कर रहे हैं पोस्ट पोल सिनेरियो। भाई, पोस्ट पोल सिनेरियो का गठबंधन से क्या मतलब है? अगर अकेले अकेले लड़ते फिर पोस्ट पोल सिनेरियो पे चर्चा करते, तब ये बात सहज से गले उतरती है। थोड़ा समझाना पड़ेगा दर्शकों को। कल देर रात, परसों देर रात चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। जो जानकारी है वो ये है कि चिराग पासवान ने कहा कि आपको ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। बीजेपी वाले ज्यादा सीटों पर लड़े, एलजेपी हम ज्यादा सीटों पे लड़े, ये नहीं कह रहे हैं जेपी नड्डा को, कह रहे हैं आप ज्यादा सीटों पे लड़िए। ये बड़ी दिलचस्प बात है, पकड़िएगा। नुआंसेस जो है ना इसके अंदर, जो महीन खेल हो रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को और क्लियर करता हूं। जेडीयू बीजेपी की मुलाकात होती है, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात होती है। वो पहली स्ट्रक्चर्ड टॉक थी। उसके बाद ऐसा लगता है कि एलजेपी के हाशिए पे चली गई क्या, दोनों मिलके बात कर रहे हैं। फिर ये ऐलान होता है कि नहीं, पूरा गठबंधन मिलके लड़ेगा चुनाव, एलजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। तब एलजेपी की तरफ से है, पर एलजेपी अभी उसका हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसा पिक्चर में ऐसे देखने पे लगता है। वैसे अकेले अकेले बात होती है और बाद में एक साथ बात होती है, लेकिन ऐसा लगा एलजेपी को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एलजेपी का रुख जो है वो ऐसा है जैसे नीतीश कुमार पर वो हमलावर हो, जैसे उनके वो विपक्ष में बैठा हो। बिल्कुल, चिराग से उनकी ध्वनि मिलती है, नीतीश कुमार से नहीं मिलती, ऐसा लगता है। और नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से भी पलटवार होता है कि आप तो कालिदास हो, जिस डाल पे बैठे हो उसे ही काट रहे हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि ऐसा लगता है चिराग पासवान को, उनकी पार्टी को, कि हम कहां खड़े हैं। तो वो पासवान को एक चिट्ठी, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को एक खत लिखते हैं, और परसों फिर रात में उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। और मुलाकात में, फिर से बता दूं, मुलाकात में वो कहते हैं बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़े। अब इसका क्या मतलब है भाई? बीजेपी ज्यादा सीटों पे क्यों लड़े? ट्रेडिशनली विधानसभा चुनाव में बीजेपी लेसर पार्टनर रही है। 2010 में जेडीयू 141, मुझे जहां तक याद है, और बीजेपी 102 सीटों पे लड़े थे। 2015 में इनका गठबंधन नहीं था। 2020 में फिर से गठबंधन होने वाला है। अब 2010 और 2020 में बहुत अंतर हो चुका है बीजेपी में। इसमें एक और चीज डाल दूं, अब 2019 के लोकसभा चुनाव ले आऊं जी। लेसर पार्टनर वहां पर दरअसल जेडीयू थी, उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी, तो बीजेपी ने कहा कि बराबरी पर लड़ते हैं, 17 सीटें हैं, हम दोनों लड़ते हैं, 6 सीट चली गई एलजेपी के खाते में। तो एक साधारण सी बात तो ये हो सकती थी कि 17 मान लो तो 105 बीजेपी जेडीयू लड़े, और बाकी 33 सीटें एलजेपी को दे दें या हमको मिलाकर दे दें, और बात खत्म हो जाए। पर बात खत्म नहीं हो रही, जलेबी बन रही है। अब 2019 से इसको जोड़कर देखिए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे अगर श्रोता और दर्शक, तो समझ पाएंगे कि खेल क्या है। धीरे धीरे उसको खोलता हूं। 17 और 6 सीटों का बंटवारा होता है, और उसमें नीतीश कुमार का एक अहम रोल होता है।
बीजेपी सिंबॉलिक तरीके से चाहती थी रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेजकर कि अब वो 18 सीटों पे लड़ेंगे, बीजेपी 18, जेडीयू 17 और एलजेपी 5, क्योंकि रामविलास पासवान को हमने अपने खाते से एकोमोडेट कर दिया। नीतीश कुमार प्रिवेल कर जाते हैं, रामविलास पासवान से मिलते हैं और फिर लास्ट में बंटवारा होता है 17-17-6। मतलब लेसर पार्टनर कोई नहीं है, हम इक्वल पार्टनर हैं, बीजेपी और जेडीयू। वहां पर क्या असेंबली इलेक्शंस, इन विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई सहमति बनी थी? नहीं, मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। अब वो ऐसा था कि उस समय पासवान जेडीयू के बफर की तरह थे। जैसे नीतीश कुमार सोच रहे थे कि 6 सीटें हमने बार्गेन करके इनको बोला लेने के लिए, उस समय उन्हें लगता था कि नेचुरल अलाई जो है हम पासवान के साथ हो जाएंगे तो ठीक होगा। अब कायदे से और थोड़ा इसको 2015 की तरफ ले जाइए। 2015 में भी तो 2015 में कांग्रेस को बफर बनाया था नीतीश कुमार ने। तो जिस तरीके से 101, 101, 41 ये सीटें तय हुई थी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस में। फिर से हम दर्शकता की फॉलो कर सके, 101 जेडीयू, 101 आरजेडी और 41 कांग्रेस, 41 कांग्रेस। अब 41 जब कांग्रेस को सीटें दी गई तो उस समय बहुत सारी त्योड़ियां चढ़ी थी लोगों की। नहीं, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कांग्रेस की इतनी वक्त है क्या? 41 क्यों भाई? 41 किस लिए? अब जिन्होंने भी सीट को नेगोशिएट किया कांग्रेस के साथ, और वो नीतीश कुमार ने किया फाइनली, तो नीतीश कुमार को ने कांग्रेस को बफर की तरह रखा कि हो सकता है कि लालू तेवर दिखाने लगे तो कांग्रेस अपने साथ होगी। उस समय उन्होंने ज्यादा सीट जीत जाए बिल्कुल और मेरे लिए दिक्कत कर दें। लालू ने जीती भी सीटें जी, पर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री उसके चेहरे थे, मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था जेडीयू की तरफ से कि प्रीएम्प्ट कर दिया सब। बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कांग्रेस को अपने पाले में लेते हुए, नेचुरल एलाई आरजेडी और कांग्रेस थी। लेकिन जब महागठबंधन बना तो नीतीश कुमार ने वो जगह ऑक्युपाई कर ली और कांग्रेस के साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी बनाई और कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिलवाकर कांग्रेस को एक बफर की तरह इस्तेमाल किया। आज भी आरजेडी कांग्रेस साथ है, जेडीयू आरजेडी साथ नहीं। बिल्कुल। और उन्होंने बफर इस्तेमाल कर लिया कांग्रेस को। अब जो वही एलजेपी को किया 2019 में। बिल्कुल। अब ये क्या बीजेपी एलजेपी को बफर की तरह देख रही है, या एलजेपी बीजेपी का बफर बनने को तैयार है? मतलब बीजेपी एलजेपी के कांधे पर बंदूक रखकर घेराबंदी भी कुछ कर रही है क्या? ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है ना। अगर बीजेपी और एलजेपी दोनों मिलकर इतनी सीटें जीतते हैं, अगर उनकी जीत होती है, मैं पोस्ट पोल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, और ऐसे में बात कर रहा हूं जैसे मान लीजिए कि वो जीत गए। अगर हार जाते हैं तब तो कोई चर्चा ही नहीं है। अगर जीत जाते हैं और फिर स्ट्राइक रेट पे जाइए, अगर बीजेपी और एलजेपी का स्ट्राइक रेट ठीक होता है, फर्ज करिए कि बराबर सीटें बट गई, चलिए 2019 का ही फॉर्मूला लग गया। 122-21 कर लेते हैं, इजियर कैलकुलेशन। सिंबॉलिक चलिए सिंबॉलिक एक 200 एक ज्यादा 122-121 हो, एक ज्यादा दे दीजिए, 122 और 121। पिछली बार जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो था वो 70% था। अगर जेडीयू 121 सीटों पे लड़ रही है, 122 सीटों पे लड़ रही है, 122 सीट दी जाती है उसको, उन्हें कुछ हमको देना होगा, तो चलिए लगा लीजिए कि 110 सीटों पे लड़ती है। और मान लीजिए कि 70% स्ट्राइक रेट होता है, तो 77 सीट जीतते हैं। 10 सीटों में अगर हम का स्ट्राइक रेट भी वही होता है तो चलिए वो 7 सीटें जीत जाएंगे। तो 85 मान लीजिए, मोटी फिगर। अब अगर 70% इन दोनों का भी स्ट्राइक रेट होता है, बीजेपी और एलजेपी का, तो कितना होगा? वो भी वही 85 के करीब आ गया, क्योंकि एलजेपी ज्यादा सीटें लड़ रही है। तो आप एक तरीके से इक्वल नंबर्स पे बैठे हैं। अगर 2 धड़े हो गए हैं एनडीए के अंदर भी, तो इक्वल नंबर्स पे बैठे हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा हो जाए और जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम हो जाए, जो एक संभावना है, भाई राजनीति जो राजनीति में देखिए, नीतीश कुमार इंकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ है।
बिहार की राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है, वो बिल्कुल 15 साल से है ये बात आपने सही कही। हाँ। कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी आजकल जो प्रमुख रूप से देश में चेहरा है, वो मतलब सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ। बिहार मतलब नीतीश कुमार। भाई बिहार में लोकसभा चुनाव में चेहरा थे नरेंद्र मोदी, विधानसभा में है नीतीश कुमार। चेहरा तो कोई भी होता है। हाँ। लेकिन जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रही है नीतीश कुमार की, फॉर दैट मैटर नरेंद्र मोदी की, फॉर दैट मैटर योगी आदित्यनाथ की, ये तमाम लोग ऐसे सीएम हैं जो ओनस अपने ऊपर लेते हैं। अच्छा होगा तो नीतीश कुमार, जब बुरा भी होगा तो नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, गवर्नेंस का मतलब नीतीश कुमार, मिस गवर्नेंस का मतलब भी होगा नीतीश कुमार। अगर 15 सालों में एंटी इनकम्बेंसी है और वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ रिफ्लेक्ट की, और एक बात समझिए, ये दर्शक जानते हैं, बिहार के दर्शक जानते हैं कि जेडीयू का संगठन उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं है। नहीं, पहले गणित समझाते हैं। देखिए गणित थोड़ा विषयांतर होना इसलिए जरूरी है कि स्ट्राइक रेट अगर कम होता है, मैं उसी पे तो चलिए पहले वही बता लीजिए। 70% जो सुकेश कह रहे हैं स्ट्राइक रेट होता है तो मोटा मोटा 85। अब इसमें 10% ऊपर नीचे करके देखिए दर्शकों, गणित क्या बनेगा। अगर 80% स्ट्राइक रेट हो जाता है बीजेपी का और वो 121 सीटें, 120 सीटें मान लीजिए, 12 8 हो जाता है 96, वो चले गए 96 पर, और आप 120 ही कर लेते हैं, 122 को छोड़ दें, नीतीश कुमार 60 पर आ जाते हैं और जीतन राम मांझी को भी हम 60 मान लेते हैं, बिल्कुल, तो 12 छंग 72 96 24 सीटों का फर्क। मैं यही बताना चाह रहा था कि स्ट्राइक रेट क्यों बीजेपी को ऐसा लगता होगा या उनके कार्यकर्ताओं को लगेगा। बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये बार बार कहता है कि हम अकेले क्यों ना लड़ें। हालांकि वो अपने दम पे लीड करके एक एनडीए बनाकर, कुनबा बनाकर देख चुके हैं, और नीतीश कुमार ने उनको पटकनी दी थी क्योंकि वो आरजेडी से मिल गए थे। ट्रायंगुलर फाइट होता है उसमें बीजेपी को फायदा है, डायरेक्ट फाइट में बीजेपी को नुकसान होता है। लेकिन उनका काडर है, आरजेडी का काडर है। जानकार ये मानते हैं कि जेडीयू ने काडर के स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया, उनका उस तरीके का काडर नहीं है जो उनको वोट दिलवा सकता है, अपने दम पे वो वोट नहीं ला सकते हैं। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी होगी, अगर मान लीजिए कि वो 72 पे रह गए और ये 96 पे चले गए, एनडीए जीत तो गई, लेकिन क्या मॉरल स्ट्रेंथ नीतीश कुमार का होगा कि इतनी सीट जीतने के बाद, और बीजेपी जो हमसे ज्यादा सीटें जीत चुकी है और एलजेपी बीजेपी के साथ है और मुख्यमंत्री मैं हूं, वो अथॉरिटी इरोडेड नहीं होगी। और नीतीश कुमार ने उस इरोडेड अथॉरिटी के साथ कभी काम नहीं किया है। अनकंफर्टेबल होते हैं वो अनकंफर्टेबल तब भी हो गए थे जब 71 सीटें जेडीयू की थी, जबकि चेहरा नीतीश कुमार थे। लेकिन जब आरजेडी के तरफ से भी ऐसा लगने लगा कि वो भी एक पावर सेंटर है, ताल ठोकने लगे ना। बिल्कुल, देखिए परसेंटेज में सीटें तो हमने ज्यादा जीती, बड़े भाई तो हम हैं, जैसे कोई दूसरा पावर सेंटर होगा वो बनने लगा था। और जब इक्वेशन के अधिकारी, एसपी, कप्तान, डीएम वो लालू से सीधे बात करने लगे थे। नहीं, लालू यादव भी उनसे बात करने लगे, डिप्टी सीएम भी उनसे बात करने लगे। और देखिए, जब भी दो पावर सेंटर होगा तो नीतीश कुमार को दिक्कत होगी, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में ये नहीं आता है। वो बहुत सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चलाते हैं, मतलब तो उनकी हनक, मतलब उनकी हनक। वापस आंकड़े पर आते हैं, तो इसीलिए ये एक असमंजस की, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। और राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और बहुत महीन भी हैं नीतीश कुमार, इसीलिए अभी भी पेच अटका हुआ है कि चलिए 121 122 कर लेंगे और एलजेपी को आप अपने खाते में डालिए। और एलजेपी को बीजेपी अपने खाते में डालती है, एलजेपी ताल ठोक रही है 35 से 40 सीट, तो 25 से 30 तो देनी पड़ेंगी। फर्ज कीजिए मैं लोअर एंड पे आ रहा हूं, 25 भी सीट दी तो बीजेपी क्या 100 से नीचे सीटें लड़ने को तैयार? ये एक बड़ा सवाल है कि जो दल ये समझ रहा है कि हमारी वजह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पे है, उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वही है, वहीं की वहीं है। वैसे में क्या वो 100 सीटों से नीचे लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एलजेपी चूंकि उनके पाले में है, वो तो डाल दिया गया है, अब तो वो तय हो गया। नहीं, अब एलजेपी जब
बीजेपी को जाकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर ये कह रही है कि आप ज्यादा सीटों पे लड़ो, तो आप ये मानकर चले कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है और एलजेपी बीजेपी की ट्रस्टेड अलाई दिखना चाहती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका बफर बनने को तैयार हैं। तो वैसे में ये गठबंधन तो होगा, लेकिन मतलब गठबंधन के अंदर जो गठबंधन है उसमें बड़े पेच। पॉइंट को और आगे बढ़ा रहा हूं, बीजेपी कम से कम 100 लड़ना चाहेगी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा जो बात, बीजेपी क्या ये चाहेगी कि भाई 105 फर्ज कीजिए हम दोनों लड़ लेते हैं और बाकी जो बची 33 सीटें वो अपने घटकों को, वो रामविलास पासवान हो, मतलब चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी, उनके अंदर 33 में अकोमोडेट कर लिया जाए। क्या नीतीश इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे अभी फौरी तौर पे, मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा सीटें चाहेंगे। जब हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, जब हम बराबर सीटों पे लड़ेंगे तो चांसेस ये होते हैं कि बीजेपी हो सकता है उनसे ज्यादा जीत जाए। आप याद करिए 2010 141 में 115 जीती जेडीयू, लेकिन 101 में 91 जीत गई बीजेपी। उनका स्ट्राइक रेट बेटर था, 92% हुआ और उनका 83% हुआ, 90% से ऊपर था उनका स्ट्राइक रेट। तो जेडीयू ये चाहेगी कि चूंकि उनके विधायक ज्यादा हैं, जीत कर 71 आए थे, बहुत सारे विधायकों ने बाद में उनको ज्वाइन किया है और अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। ये ज्वाइन कराने का सिलसिला इसलिए है क्योंकि एक नैतिक दबाव, हमारे पास 82-83 लोग हैं, नैतिक दबाव, बिल्कुल नैतिक दबाव ये बनाया जा सके कि हम एंटाइटल्ड हैं ज्यादा सीटों के। तो सीटों के बंटवारे में जो पेच है वो यही है कि जेडीयू ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहती है, वो उसको प्रीएम्प्ट करना चाहती है सिचुएशन को, वो ज्यादा सीटें लड़कर भी। पर वो ज्यादा का एक आंकड़ा बताइए। देखिए, एक गणित साफ है, आधे आधे से तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता। बेस्ट केस सिनारियो ये है कि सब तरफ से दरियादिली दिखाई गई कि भाई जेडीयू 122, बीजेपी 121, मतलब दोनों के खेमे। जेडीयू मतलब साथ में जीतनराम मांझी भी आ गए, 121 में बीजेपी और एलजेपी भी आ गई। एलजेपी तो 25-30 सीटों से नीचे नहीं मानेगी, तो बीजेपी जाती है 100 के नीचे। हम 8-10 में भी मान जाएगी, वो 6-7 में भी मान सकती है। तो जेडीयू 115 या 110 पे लड़ेगी, तो वो तो ये चाहेंगे। बीजेपी पर अब ये बात आएगी, बीजेपी 100 या 100 से नीचे जाने को तैयार है। यही बात है ना कि बीजेपी अपने आंकड़े को 20-22 पे तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, बीजेपी अपने आंकड़े को और उनका एक घटक दल जब ये कहे कि नहीं, दरअसल आपको ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए क्योंकि आपके खिलाफ गुस्सा नहीं है लोगों में। नीतीश कुमार के कामकाज 15 सालों में लोगों के खिलाफ गुस्सा है। अगर ये दल जो एनडीए में शामिल है वो इस तरीके की बातें करने लगे तो वो एक स्ट्रेंथ देता है, वो एक लीवे देता है बीजेपी को कि वो मनूवर कर सके कि भाई ऐसा है कि हमें ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए, हम 100 के नीचे तो नहीं आएंगे। पर बीजेपी पलट कर कहेगी 2019 में क्या हुआ, हमारे तो 23 सांसद थे, हम 17 पर लड़ने को तैयार हो गए, आपके 2 थे, हमने आपको 17 दिए, तो ये कहना जी हमारे पास 82 हैं या 71 देखिए उस फिगर को लोग अपने, देखिए लोग अपने अपनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 2015 की अगर बात फिर नीतीश कुमार करने लगेंगे तो ये कहेंगे कि आप कितने लड़े थे, 50-52 जीते थे, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो गठबंधन में अपनी कन्वीनियंस से उस फिगर को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या बीजेपी 100 के नीचे जाती है, क्या जेडीयू बीजेपी एक समान सीटों पे लड़ती है। 122 121 की बात मत करिए, आप कितनी सीटें, आप कितनी सीटें कंटेस्ट कर रहे हैं उस पर बात करिए। जेडीयू ज्यादा सीटें कॉन्टेस्ट करना चाहेगी, वो इतनी ज्यादा सीटें कॉन्टेस्ट करना चाहेगी कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो भी हो तो बीजेपी और जेडीयू की सीटें बराबर हो। जेडीयू अगर एक सीट ज्यादा जीत कर आती है तो मॉरल स्ट्रेंथ जो है वो नीतीश कुमार का बना रहेगा, 2 4 5 सीट इधर उधर पे भी बना रहेगा। लेकिन वो अगर वो संख्या 15-20 हो गई तो बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, तो नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल होंगे, और नीतीश कुमार ही अनकंफर्टेबल नहीं होंगे फिर बीजेपी एलजेपी और मॉरल अथॉरिटी कम होती है। फिर मांझी जी का क्या है, मांझी जी तो कई बार इधर उधर कर चुके हैं। तो क्या ये तमाम चीजें जेडीयू देख रही है और बीजेपी भी तौल रही है, और इस वजह से जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के सीटों के बंटवारे में इतनी देर लग रही है। तो यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ चुनाव नहीं, चुनाव के बाद पोस्ट इलेक्शन रणनीति भी बन रही है वॉर रूम्स में दोनों ही पार्टियों की। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।